Hello everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you. But today you will find a bit modification in this particular session जहाँ पर करंट अफेयर्स तो एज यूजुअल हम करेंगे ही सही, लेकिन आज से इन द कमिंग सेशंस फॉरवर्ड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में देखोगे. सो अब ये सेशन जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर डेली करंट अफेयर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस. तो हर एक आर्टिकल जो न्यूज में है उससे एसोसिएटेड अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसी के साथ आई विल बी आस्किंग, एंड अगर वो डेफिनेटली मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, इट कैन बी मेंस आंसर्स आल्सो. तो जो भी आर्टिकल आप कवर करोगे न्यूज में होगा, आप देखोगे उससे मिलता जुलता कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है. एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सब इस प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्वेश्चंस की एनालिसिस को सीरियसली लेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे. इस सेशन के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस तो दूंगी ही सही एज यूजुअल, लेकिन अब हर एक आर्टिकल के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. इट कैन बी मेंस आंसर और इट कैन बी प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड. आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है और साथ ही साथ ये एनालाइज भी करना है किस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है. लास्ट 10 इयर्स के आप देखोगे वो क्वेश्चन कहीं से भी आया जा सकता है, 2022 के पेपर में से हो, 2015, 2016, वो मैटर नहीं करता, साल मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर इज कि किस तरीके से, क्या लैंग्वेज, क्या फ्रेमवर्क यूपीएससी का होता है वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, वो एनालाइज करना और फिर उस थॉट प्रोसेस से जो आपका थॉट प्रोसेस रहता है वाइल फ्रेमिंग द आंसर्स, वाइल राइटिंग द आंसर्स, और चाहे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करना. ठीक है, बहुत सा मेंस का फॉर्डर, मेंस का कंटेंट आपको साथ साथ मिलता रहेगा इस सेशन में एज यूजुअल, लेकिन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां पर आप उसी कंटेंट को साथ ही साथ आंसर लिख पाओ. अपने जो भी आपके नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो साथ में, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी कुछ पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हो. तो पहले मैं आपके साथ शुरू करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इन द लास्ट लेक्चर. तो वो जो है बेसिकली क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, जो हम एज यूजुअल करते ही हैं. 2-3 क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको मिलते हैं. स्टेटमेंट थी, 3 स्टेटमेंट थी. कोविड-19 पैंडेमिक में जो वैक्सीन रही उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन था. 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट ये थी कि द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन जिसका नेम है कोविशील्ड यूजिंग दिस mRNA प्लेटफॉर्म. ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, करेक्ट है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फर्स्ट. अगर किसी को ये भी पता चल जाए कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म mRNA प्लेटफॉर्म वाज नॉट यूज्ड when I'm talking about the COVID-19 vaccine named Covishield, तो यहाँ पर इस वैक्सीन के अंदर एक चिंपैंजीज एडिनोवायरस है, इट हैज बीन मॉडिफाइड टू कैरी आउट द फर्दर COVID-19 स्पाइक प्रोटीन इनटू द सेल्स ऑफ ह्यूमंस. तो बेसिकली यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ऑफ दैट यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वो नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गई. कभी कभार इतनी ही हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन से, क्या पता मुझे ये ना पता हो कि स्पुतनिक वी जो वैक्सीन थी इट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, या कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन. ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि सेकंड और थर्ड में आई हैव अ कंफ्यूजन, राइट. मेरे पास 50% इंफॉर्मेशन है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की. तो अगर मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट पता है कि गलत है तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी जिसमें भी फर्स्ट ऑप्शन आता है और सिंपली मैं अपने आंसर पे आ जाऊंगी. सो एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. इफ यू हैव हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. और ऐसा होगा पेपर में भी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द 100% आपको पेपर आता होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, यूजिंग द स्मार्ट टेक्निक, स्मार्ट वेज, आप किस तरीके से आंसर पर अराइव करते हो. सो एनालाइज की यूपीएससी भी आपको वैसे ऑप्शंस भी दे रही है कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज कर पाओ. आई गेटिंग माई पॉइंट. तो ऐसे बहुत से आपको केसेस मिलेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज, तो यहाँ पर
अब आपके पास 3 स्टेटमेंट्स थी, आप इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी लिख सकते हो. दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड स्टेटमेंट. दिस इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2017 में इलेक्शन कमीशन से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था और इलेक्शन कमीशन काफी अभी न्यूज में भी थी. वी टॉक्ड अबाउट इट जब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट रही एंड ऑल्सो रिगार्डिंग दी व्हेन देयर वाज महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के एसोसिएशन में द स्प्लिट एंड मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, तब भी मैंने आपको ये इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ाया. तो यहां पर ओके अगर मुझे, चलो मैं आपके लिए तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ती हूं. पहले, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट अ 5-member बॉडी. आई होप सबको पता होगा इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. सो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गई एंड आई एक्सपेक्ट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप मुझे बताओगे हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए गलत हो गया. होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शन. सिंपली नॉट. हमने पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल को. ऑप्शन बी मतलब स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होती अगर सिर्फ इतना पता होता कि होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री नहीं है, तो आप फिर से देखो सेकेंड को एलिमिनेट कर पाते और सिंपली थर्ड स्टेटमेंट पे आप आते. दैट इज योर आंसर डी. आई गेटिंग माई पॉइंट. और थर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी है. अगर आप डेली न्यूज एनालिसिस कर रहे हो आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, द केस ऑफ महाराष्ट्र, राइट, जो अभी न्यूज में चल रहा था. तो विद रेफरेंस टू दैट आपको ये स्टेटमेंट पता होता, चाहे पढ़ा हो या नहीं, कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट भी जो हम बात करते हैं, अभी हमने इतनी एनालिसिस करी है तो उस बेसिस पे भी अपने थोड़ा सा गेस से आप ये समझ सकते थे कि बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो फिर एलिमिनेशन से यू कैन कम टू द आंसर. सो इस तरीके से अगर आप अपना थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यू विल बी एनालाइजिंग, उतना यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का क्या पैटर्न रहता है एंड व्हाट इज योर प्रिपरेशन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. गॉट इट. अब मैं चलती हूं आपके साथ जो आज हम कवर करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर, उन टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर दैट इज एसोसिएटेड विद योर जीएस पेपर 2 ऑल्सो. और ये हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का लोन जो अप्रूव किया है इंडिया को, सो एज टू प्रिपेयर द कंट्री फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए भी. सो ये जो लोन प्रोवाइड हुआ है और वर्ल्ड बैंक ने किया है, हेल्थ सेक्टर का क्या स्टेटस है, आपके मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट होगा. यू कैन गेट मेनी बेसिकली एनरिच्ड कंटेंट, बहुत ज़्यादा मिल सकता है आपको इस टॉपिक से. अगला जो क्वेश्चन है इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं. देखो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सबको पता होगा और अभी अगर आप डेली आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू जो बेसिकली पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन, तो उसके बारे में विल डिफ्रेंशिएट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1 टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफ दे वांट टू माइग्रेट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम. तो अगर आप वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहते हो, अभी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है दैट केम इन 2004, तो उसके बाद अब ये चल रहा था एनपीएस. अगर आप एनपीएस से वापस से ओपीएस पे जब माइग्रेट करना चाहते हो, यू हैव दिस ऑप्शन. तो क्या है ओपीएस, क्या है एनपीएस, आई विल टॉक अबाउट इट. नेक्स्ट इज जीएस पेपर 3 और प्रीलिम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द स्पीशीज दैट इज द ग्रेट सी हॉर्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स उड़ीसा. क्यों माइग्रेशन हुई, कहाँ पाए जाते हैं, इनका आईयूसीएन स्टेटस, कंजर्वेशन स्टेटस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो. फिर एक जॉइंट एक्सरसाइज है फ्रिंजेक्स 23, इंडिया और फ्रांस की है. तो आप ये देख सकते हो इंडिया और फ्रांस की एक जॉइंट एक्सरसाइज, तो इसके बारे में कवर करेंगे. काशी विश्वनाथ टेम्पल न्यूज में रहा, क्या मतलब एज सच क्यों न्यूज में रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ये न्यूज में आया, तो उसके बारे में जानने के लिए जीएस पेपर 1 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. तो इस टेम्पल के बारे में, इसके आसपास इससे एसोसिएटेड अगर कोई रिवर है और इसकी हिस्ट्री, एवरीथिंग विल बी कवरिंग इन डिटेल. अगली एक रिपोर्ट है प्रीलिम से, तो एज यू नो मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी दूंगी ही सही प्रीवियस ईयर बेस. तो यहाँ पर आप देखना रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट, जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो आप इसको, और प्रीलिम से भी क्वेश्चन बनते हैं. इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे इस रिपोर्ट को, विल कवर इट इन डिटेल. नेक्स्ट इज
टी रिलेटेड बेसिकली ज्योग्राफी से आप इसको लिंक कर सकते हो. सेवरल स्टेप्स दैट आर टेकन टू बूस्ट द आउटपुट एंड क्रिएट अ नीश ब्रांड फॉर इंडियन टी. तो विल लिंक दिस. ज्योग्राफी से जीएस पेपर 1 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, और प्रीलिम से तो यू कैन सी मेनी ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग. सो क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगी. नाउ आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया है कि आज हम किस तरीके से प्रोसीड करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट news, that is regarding the status of India's health sector. So here is your news. You can see here that World Bank has approved a loan of $1 billion right, to India to help the country prepare for future pandemics and strengthen its हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ना इफ यू वांट मैं आपको पहले एक क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ कि एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ, मतलब जहां पर अभी मैं आपको कंटेंट जो बताऊंगी आप उसको कैसे लिंक कर सकते हो. सो सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेट द कंटेंट फॉर इट. मैं आपको ये क्वेश्चन पहले ही दे रही हूँ. बिसाइड बीइंग अ मॉरल इंपैरेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एनालाइज 2021 में ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था. इसका कंटेंट जो है आप अभी जो हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे उससे आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपका खुद का डेली हम पढ़ते हैं तो ट्राई टू राइट एन आंसर फॉर दिस. उसके एसोसिएशन में लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस आर्टिकल नाउ. सबसे पहले तो ये जो लोन दिया गया है, इट विल इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट. और यहाँ पर दिस लोन विल बी यूज टू सपोर्ट इंडिया स्कीम मिशन, दैट इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2021 अक्टूबर. ये मिशन के बारे में आप पढ़ोगे, और कल सेशन शुरू होने से पहले, मतलब एज इन कि जो कल के जो न्यूज़ एनालिसिस रहेगी उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, एमसीक्यू बेस्ड होंगे इस मिशन से एसोसिएटेड, एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर. बहुत अच्छे से इसको पढ़ना. स्पून फीडिंग, सिर्फ स्पून फीडिंग से काम नहीं चलता है. मेक श्योर आप साथ साथ जो पढ़ते रहें, द होमवर्क दैट इज गिवन टू यू. सेकेंड, एंड फर्दर यू नो जो लोन है दैट विल इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. इस लोन की फाइनल मेच्योरिटी इज ऑफ 18.5 ईयर्स इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड दैट इज 5 ईयर्स. लोन दे दिया, ठीक है. लोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टिमेट्स ऑफ द स्टेटस और द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ, क्या इंप्रूव हुई है. और इवन आपके बजट में सर्वे के अंदर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो बातें हुई हैं वो भी आप लिंक कर सकते हो. यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2022-2023 में कितना खर्चा किया है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. मेक श्योर आप ये अपने आंसर राइटिंग में उसको यूज करें, राइट. कमिंग टू द आर्टिकल नाउ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इन दी हेल्थ वो इंप्रूव हुई है ओवर टाइम, नो डाउट. इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 58 दैट वाज इन 1990 टू 70 इन 2022. इवन आप सर्वे में देखोगे तो उन्होंने बताया कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट. खर्चा होगा हेल्थ सेक्टर पे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज ऑब्वियसली अच्छी होगी ही सही. नेक्स्ट इज, लेकिन हाँ स्टिल देयर आर शॉर्टफॉल्स. हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज है रूरल एरियाज में, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर फैसिलिटीज में वी लैक बेसिक इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज. इस पे अभी अपने को काम करना है. According to the national health profile, India has only 0.9 beds per 1,000 population, out of which only 30% are in the rural areas. तो इसी के साथ एक तो जो आपकी देखो कोविड-19 के टाइम पे भी 100 बेड्स की प्रॉब्लम रही, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रॉब्लम रही, डॉक्टर्स जो पेशेंट रेशो है उसके बारे में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है. इस गैप को फिल करना भी बहुत जरूरी है, दैट इज डॉक्टर पेशेंट रेशो, राइट. सो इंडिया नीड्स 20 लाख डॉक्टर्स. ये मैं नहीं कह रही हूं, इट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ. 20 लाख डॉक्टर्स चाहिए बाय 2030. करंटली मतलब अगर आप देखोगे तो एक डॉक्टर जो है इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल अटेंड्स 11,000 पेशेंट्स, राइट, विच इज मोर देन द WHO रिकमेंडेशन दैट इज 1 to 1000. ये रेशो होना चाहिए था, बट ओवरऑल सिनेरियो इज डिफरेंट. इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, एंड हमारा जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है ऑन द मेंटल हेल्थ इट इज ऑल्सो वेरी लो. सो जहां से वी सी की मेंटल इलनेस से जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, देयर इज इनएडवोकेट केयर फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. तो इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है, राइट. अब आप इस जब क्वेश्चन को बेसिकली लिखेंगे तो आई होप आपके लिए
एक कंटेंट मिल गया है। मैं क्वेश्चन अब देख रही हूँ, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो रहा है कि प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनालाइज 2021 का क्वेश्चन है। आप इसमें इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट में जो बजट के अंदर अभी इस साल के बजट में जो दिया गया है वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, और जो रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, इंडिया का स्टेटस इन द हेल्थ सेक्टर, तो काफ़ी कुछ है जिससे आप एक बहुत ही अच्छा आंसर इसमें लिख सकते हो। और वो जो पॉइंट्स हैं यू कैन ऑल्सो गिव इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, अगली बात, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू गिव वन टाइम ऑप्शन टू सिलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू माइग्रेट टू द ओल्ड पेंशन सिस्टम। यहाँ पर बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम की, और एक सबको पता होगा नेशनल पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन सिस्टम जो चलता आ रहा था 2004 तक, आई होप सबको पता होगा ओल्ड पेंशन सिस्टम के बारे में, जहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय, उसको क्या है, उस पेंशन मिलती है जो उसकी बेसिक पे होगी, उसका 50% दैट विल बी गेटिंग एज द पेंशन। उसके बाद जो इन्फ्लेशन का रेट हो वो अलग, लेकिन वो सारा पैसा, पूरा का पूरा पैसा जो है दैट वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे गवर्नमेंट पे बहुत डेट आता है। Then we came up with the national pension system where so as to reduce the government debt also, and ये habit of saving और investment जैसी habits को inculcate करने के लिए we came up with this NPS, जहाँ पर any of the citizen can register, और NPS के अंदर एम्प्लॉयर्स विल मेक अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। अब गवर्नमेंट सिर्फ सारा पैसा नहीं दे रही, आप अपने सैलरी का जो आपका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कैन मेक दैट इज लाइक एट द रेट ऑफ 10% ऑफ योर सैलरी, जो आप फिर मैच करोगे विद दी दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रेट जो है दैट इज एनहांस टू 14%, राइट। तो मुद्दा क्या है, बात यह है कि एनपीएस के अंदर अब यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो भी ऐड ऑन होगा इसमें। डेट जो है सरकार के ऊपर वो कम होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की हैबिट है आफ्टर दिस हैबिट, इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग फॉर रिटायरमेंट, वो भी सिटीजन्स के अंदर आएगी। एंड इट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ओल्ड एज सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वॉलेंट्री डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। कौन रेगुलेट करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अंडर द जुरिस्डिक्शन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। So basically it is a very sustainable solution to the problem of providing retirement income to every citizen of India. अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर वो वापस से पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं, दे वांट टू माइग्रेट, दे हैव दिस वन टाइम ऑप्शन टू माइग्रेट, राइट। तो इसीलिए ये न्यूज में था, तो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हु कैन ज्वाइन एनपीएस? क्वेश्चन प्रीलिम से बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एनपीएस में कौन ज्वाइन कर सकता है। एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट या फिर नॉन, अगर एनआरआई भी हैं तो भी दे कैन, एज ग्रुप 18 to 70 years, they can join the NPS, they can open the NPS account। जो NRI हैं they can open the NPS account, फिर वो contribution कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए OCI, PIO और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, are they eligible for opening the NPS account? No. NRI are eligible, but PIO, OCI and HUF, they are not eligible for opening the NPS account, and the age group should be 18 to 70 years. I hope this is clear to you, right? बहुत ही सिंपल इजी न्यूज़ है ये तो, जिसमें आपको दो बातें याद में रखनी है। पहली बात ये है कि एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23, ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की जॉइंट एक्सरसाइज है, दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन त्रिवेंद्रपुरम, केरला। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर, तो याद में रखना केरला। पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट टू कंट्रीज हैव एंगेज्ड इन दिस मिलिट्री एक्सरसाइज, दे आर कमिंग टुगेदर। ऑब्वियसली आपकी इंटरऑपरेबिलिटी, योर कोऑर्डिनेशन, योर कोऑपरेशन बिटवीन बोथ दी फोर्सेस, दैट विल एनहांस। एंड थीम क्या है इस एक्सरसाइज की? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन अ कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंट। अच्छा, बहुत बार मैं एक्सरसाइज जब भी बोलती हूँ तो मैंने आपको बताया था कुछ और भी एक्सरसाइज, जैसे कि एक्सरसाइज गरुड़, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज शक्ति। ये तीनों एक्सरसाइज जो हैं दे आर ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, देयर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज गरुड़ एयरफोर्स की एक्सरसाइज है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नेवी में एक्सरसाइज वरुण, आर्मी में एक्सरसाइज शक्ति,
सवाल बन सकता है। तो मेक श्योर दैट यू लर्न दीज 3 एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, देयर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो कि एयरफोर्स की है, एक नेवी की है और एक आर्मी की है। तीनों के नाम जस्ट मग इट अप, राइट? ओके, नेक्स्ट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल क्यों पढ़ रहे हैं हम? डायरेक्टली इट इज नॉट इन न्यूज, बट प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी सेड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अभी बहुत अगर आपने देखा हो काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए बहुत कुछ हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर वो होगा सो इट विल पुट द रिमोट इंडियन विलेजेस ऑन द टूरिस्ट मैप ऑल्सो and will go for the redevelopment as has the redevelopment of religious centers like Varanasi Kashi Vishwanath Temple। जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल में we go for the redevelopment, तो उसके जो आसपास के इंडियन विलेजेस होते हैं they will come on the tourist map, right? तो बहुत अच्छी बात भी है ये, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना। वाराणसी में है, बहुत फेमस टेम्पल है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, राइट? तो ये तो सबको पता ही होगा। साथ में द टेम्पल स्टैंड्स ऑन द होली रिवर गंगा एंड इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, ठीक है? तो जो मेन डाइटी है इट इज नेम बाय द नेम्स आर श्री विश्वनाथ एंड विश्वेश्वरा। अब यहाँ पर ये जो टेम्पल है इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब थोड़ा सा चलते हैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ। डू यू नो द आर्किटेक्चर, जैसे कि 2 और आर्किटेक्चर हैं, कोई आइडिया है? नागर एंड और कौन सा है? एनी आइडिया? टेम्पल आर्किटेक्चर, या आप मुझे होमवर्क में बताओगे? द्रविड़ आर्किटेक्चर के बारे में सुना है? तो 3 आर्किटेक्चर्स हैं। एक तो है आपका बेसिकली दिस नगर आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है आपको। साउथ इंडिया में चले जाओगे अगर आप, तो साउथ में आपको देखने को मिलेगा द्रविडियन आर्किटेक्चर, राइट? तो ये 2 आर्किटेक्चर्स हो गए। थर्ड आर्किटेक्चर कौन सा है? दैट इज विसरा आर्किटेक्चर। तो ये 3 आर्किटेक्चर है, नगर, द्रविड़ एंड विसरा। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल उठते हैं, राइट? तो ये नॉर्थ में नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बना हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल हैज 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है स्पायर, सेकेंड इज गोल्ड डोम एंड द थर्ड वन इज स्पायर इज बेसिकली जो ये आप देखते हो ग्रेट हाइट जो रहती है, एंड द वन इज द गोल्ड स्पायर ऑन द टॉप ऑफ द सेंक्टम। इसकी हिस्ट्री ऐसी है, इसका बहुत बार बेसिकली डेमोलिशन हुआ टेम्पल, फिर ये रीबिल्ड हुआ 1194 में बाय मोहम्मद ऑफ गोर, 1505-1550 में बाय सिकंदर लोदी, फिर 1669 में बाय औरंगजेब, एंड ऑल्सो औरंगजेब के टाइम पे जब डिमोलिशन हुआ तो वहां पर दे कंस्ट्रक्टेड दी ज्ञानवापी मोस्क ऑन इट साइड। लेकिन बाद में राजा मान सिंह बिल्ड द टेम्पल ड्यूरिंग द मुगल एम्परर अकबर रूल। फिर राजा टोडरमल ऑल्सो फर्दर रीबिल्ड दिस टेम्पल 1585 में। प्रेजेंट शेप फाइनली जो इस टेम्पल की है दैट वाज बिल्ड वे बैक इन 1780 बाय लेट महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर। 1839 में जो टेम्पल के 2 डोम्स हैं दे वर कवर्ड बाय गोल्ड। डोनेट किसने किया? बाय पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह। 2019 में बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट रहा जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ताकि देर इज ईज ऑफ एक्सेस बिटवीन द टेम्पल एंड द गंगा रिवर, राइट? फिर उसके बाद 2022 में जो सेंक्टम सेंक्टोरियम ऑफ द टेम्पल इट वाज गोल्ड प्लेटेड एंड देयर वाज फ्रॉम अ डोनेशन फ्रॉम द साउथ इंडिया डोनेटेड 60 kg ऑफ गोल्ड टू द टेम्पल। अब ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ टेम्पल से एसोसिएटेड बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप ये देखोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके पास 4 स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन पढ़ना, ट्राई टू सॉल्व द आंसर, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू चौसत योगिनी टेम्पल। इससे एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, एंड कम अप विद द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, हैव अ लुक ओवर इट। रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, नेम है विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको अभी पता चल जाएगा। ये रिपोर्ट आपके लिए जीएस पेपर 2 में काम आ सकती है, कंटेंट मिल सकता है इसे मेंस के लिए फॉर पेपर 2 एज वेल एज प्रीलिम से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। तो इंडिया का जो स्कोर है दैट इज अबव द रीजनल एवरेज। फॉर इंडिया रिपोर्ट यूज डेटा ऑन लॉज एंड रेगुलेशंस इन मुंबई दैट इज इंडियाज मेन बिजनेस सिटी। रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, इसकी इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या है वो।
Women, Business and Law 2023 is the 9th in the series of the annual reports जो आती है, जो कि विमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में, उसके लॉज एंड रेगुलेशंस दैट आर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफ द विमेन, उसके बारे में एनालाइज होता है. 8 indicators हैं, very very important. They can ask you a question, how many indicators, which of the following indicators: mobility, workplace, pay, marriage, parenthood, entrepreneurship, assets and pension. Women empowerment को लेके ये content आपको बहुत help कर सकता है, even in writing the essays also. और already मैंने आपको एक means based question दिया हुआ था women empowerment से, जब हमने एक topic किया था, वहाँ पर भी इस content को add कर सकते हो. जो data है and indicators in this report, they are used to build the evidence of relationship between जो जेंडर इक्वालिटी है, जो एंड द विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, राइट. तो उसके बारे में, और फर्दर टू एनहांस द स्टडी ऑफ द जेंडर इक्वालिटी एंड इन्फॉर्मिंग द डिस्कशंस, विमेन्स की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उनकी एम्पावरमेंट, इन पूरे 8 इंडिकेटर्स पे मैं आपको बताऊंगी भी सही कि इंडिया स्पेसिफिक क्या रहा. रिपोर्ट क्या कहती है? इंडिया का स्कोर आउट ऑफ 100 है 74.4. 100 रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर. ओवरऑल स्कोर जो है इंडिया का, इट इज हायर देन द रीजनल एवरेज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस साउथ एशिया, 63.7. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये जो नंबर है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया, आपके बॉर्डरिंग कंट्री से ज्यादा है या कम है, तो वो मालूम होना चाहिए. विद इन साउथ एशिया रीजन की बात करूं, मैक्सिमम स्कोर है नेपाल का 80.6. नेपाल की बॉर्डरिंग स्टेट्स जो है इंडिया की, दैट बॉर्डर विद नेपाल, होमवर्क है आपके लिए. टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस द स्टेट्स इन इंडिया और हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया दैट बॉर्डर नेपाल. मैप प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर ये जो होमवर्क मैं इस पर्टिकुलर सेशन में देती रहती हूँ विद द गोइंग आर्टिकल्स, वो आप करो, वो आपकी ही जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें एनहांसमेंट होगी. इंडिया का स्कोर अगर आप देखो तो ओवरऑल स्कोर है 74.4, पेंशन में 75, एसेट्स में 80, एंटरप्रेन्योरशिप 75, पेरेंटहुड 40, मैरिज 100, पे 25, राइट, वर्क प्लेस 100, मोबिलिटी 100. तो ये है इंडिया का स्कोर विद रिस्पेक्ट टू दिस इन दिस रिपोर्ट इन ऑल द इंडिकेटर्स, राइट. कहाँ कहाँ पर कितना स्कोर है आपको पता चल गया है. परफेक्ट 100, 14 कंट्रीज हैं जिनका स्कोर रहा है परफेक्ट 100. दैट इज बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, आइसलैंड, ग्रीस, स्वीडन, पोर्तुगल. तो ये सारी इंडिया का जो बेसिकली वी नो कि जो हमारे आइडेंटिफाइंग गैप्स हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं. देर आर कैंपेन्स, देर आर डिस्कशंस दैट आर गोइंग ऑन. जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी गैप्स हैं वी आर ट्राइंग टू फिल दैट थ्रू ऑल दी बेटर मोर ऑफ पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस, डिस्कशंस, कैंपेन्स एंड प्रोटेस्ट. ग्लोबली 2022 में जो ग्लोबल एवरेज स्कोर रहा है दैट इज 76.5 आउट ऑफ 100. तो नियरली 2.4 बिलियन women of the working age around the world, they live in the economies जो कि they do not grant them the same right as men. These are the findings of this report. अब रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी? सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं. देखो, इंडिया की रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज समटाइम्स सीन इन न्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग? 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको बताना है. तो ऐसे ही कोई भी रिपोर्ट का नाम आ जाएगा और आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सी रिपोर्ट जो है, कौन सी रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेकर आती है. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. अच्छा, इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू बूस्ट द आउटपुट एंड क्रिएट अ नीश ब्रांड फॉर इंडियन टी एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ फैमिलीज एसोसिएटेड विद द टी इंडस्ट्री. तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द टी सेक्टर इन इंडिया, उसका ओरिजिन, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मेनी मोर. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट. तो अगर आपको कोई आइडिया है, जो जीआई टैग मिला हुआ है एक टी को, वो टी कौन सी है? एनी गेसेस? इफ यू कैन मेक एनी गेस. कुछ सोचा है? नहीं सोचा? चलो कोई बात नहीं, वो भी अभी आपको बता देंगे. तो शुरू करते हैं इस डिस्कशन को. अगर आपका एक थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चला है तो वो अच्छी बात है. मैं टाइम इसलिए देती हूँ ताकि आप थोड़ा सोच पाओ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स होते हैं टी के लिए. इंडिया टी एक्सपोर्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव मोर देन 95% ऑफ इट्स टारगेट. इंडियन टी एक्सपोर्ट्स, ये टारगेट, राइट, वी आर एक्सपेक्टेड टू अचीव दिस, और दैट इज ऑफ अबाउट $900 million. मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी, साउथ इंडिया के अंदर.
मतलब डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलो तो दार्जिलिंग, साउथ में चलो थोड़ा इधर नॉर्थ में चलो असम एंड नीलगिरी साउथ में। तो ये कुछ टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं आपके इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर। सो टी इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ म्यांमार। कहाँ पे ओरिजिन हुआ? साउथ वेस्ट चाइना। कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर की वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल चाहिए। सॉइल स्लाइटली एसिडिक सॉइल एंड अब बात करूं पोरस सब सॉइल चाहिए इन द हिली रीजन्स। टी कंजम्पशन ऑब्वियसली इट कैन प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस ड्यू टू इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड वेट लॉस इफेक्ट। 21st of May every year इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय द इट वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2019। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द टी ग्लोबली एंड मेक श्योर ये आपको याद रहे, लार्जेस्ट इज द ब्लैक टी प्रोड्यूसर। पूछ लिया जाएगा क्या इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट है? नहीं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेजॉरिटी प्रोडक्शन होता है असम से और वेस्ट बंगाल से। साउथ में भी टी प्रोड्यूस होती है। कुर्ग इज वेरी फेमस फॉर बताना कॉफी और टी। चलो, इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्रीज। 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कंज्यूम डोमेस्टिकली, मतलब हम कंज्यूम, प्रोड्यूसर भी हम, कंज्यूमर भी बहुत है हम। बहुत लोग चाय पीते हैं इंडिया में, चाय बहुत शौकीन ही है चाय के। 80% ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम डोमेस्टिकली। फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है ग्लोबली एंड एक्सपोर्ट टू द 25 कंट्रीज। दार्जिलिंग टी इज द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट, तो ये आपको याद में रहना चाहिए। फिर एक टी बोर्ड है इंडिया का, दैट इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। 1953 में इट वाज फॉर्म्ड। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो कि टी इंडस्ट्री में उसकी डेवलपमेंट और उसके प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके फॉरेन ऑफिसेज भी हैं इन द दुबई एंड मॉस्को। इंडियन टी इंडस्ट्री इज एम्प्लॉइंग 1.16 मिलियन वर्कर्स डायरेक्टली, right? And an equal number of people are associated with this industry indirectly. 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा टी बोर्ड से। टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, द रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका हेड ऑफिस बैंगलोर के अंदर है और द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस इन दुबई एंड मॉस्को। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इस इंफॉर्मेशन से आप ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टेल मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। कुछ और प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको शो कर रही हूं। ट्राई टू सॉल्व देम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन दैट इज नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? 4 ऑप्शंस हैं, रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऑब्जेक्टिव 2017 में क्वेश्चन था। दीज आर दी 4 ऑब्जेक्टिव्स, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो ट्राई टू गिव ऑल दी आंसर्स। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि हाउ क्वेश्चंस आर कमिंग एंड इवन जो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो डेली, आप देख सकते हो यूपीएससी ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ये कितने इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो हम कर रहे हैं डेली, मेंस का आंसर भी दिया है आज एक लिखने को। ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू एवरीवन, विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स आईएएस चैनल and share the video with your other friends. If you like the session, do give a thumbs up sign. Thank you. I, Arzu Kakkar, signing off. We'll meet you tomorrow with certain other current affairs. Till then, take care.